ये है क्लास 12 की साइकोलॉजी का चैप्टर 5, थेरेप्यूटिक अप्रोच एंड काउंसलिंग। तो साइकोथेरेपी है क्या? साइकोथेरेपी मतलब जो मेंटल डिसऑर्डर हैं उनके ट्रीटमेंट में जो थेरेपी यूज होती है। तो साइकोथेरेपी इज ए फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट दैट इन्वॉल्व टॉकिंग विद ए ट्रेंड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स। बात करनी है, मतलब दवाई कम, बातचीत ज़्यादा करनी है इसमें। कौन करेगा? साइकोथेरेपिस्ट, जो कि ट्रेनिंग जिसे दी गई है, ट्रेंड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल टू हेल्प ए पर्सन अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशनल डिफिकल्टीज। जो पेशेंट है या जो क्लाइंट है वो उसे दिक्कतें हो रही हैं, किस लेवल पर? इमोशनल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, तो उनके लिए है ये। मैनेज इमोशनल डिफिकल्टीज, मेंटल हेल्थ इशू और चैलेंजिंग बिहेवियर को ट्रीट करने के लिए की जाती है साइकोथेरेपी। करता कौन है? साइकोथेरेपिस्ट या साइकेट्रिस्ट। साइकोथेरेपी इज ए वॉलेंटरी रिलेशनशिप। वॉलेंटरी मतलब इच्छा से, मतलब जो क्लाइंट है या पेशेंट है उसकी इच्छा है ट्रीटमेंट करवाने की तो ही हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। वॉलेंटरी रिलेशनशिप है किसके बीच में? बिटवीन वन सीकिंग ट्रीटमेंट, जिसे ट्रीटमेंट चाहिए, मतलब जो उसे कहा गया है यहाँ क्लाइंट, एंड द वन हु ट्रीट द और द थेरेपिस्ट, मतलब दो इंसान है, एक इलाज करने वाला, एक इलाज करवाने वाला। वॉलेंटरी रिलेशनशिप है, मतलब ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती बनाया गया उन्हें। नेचर क्या है साइकोथेरेपी का? गोल ओरिएंटेड है भाई, उसका जो भी मेंटल डिसऑर्डर है या डिफिकल्टीज है या इमोशनल डिस्टर्बेंस है उससे बाहर निकाल के लेके आना है। तो गोल वो है, साइकोथेरेपी का एक गोल है। इनसाइट एंड सेल्फ एक्सप्लोरेशन, मतलब खुद को जानने की कोशिश इसमें करनी है। स्ट्रक्चर्ड वे में ये साइकोथेरेपी होती है, ऐसे नहीं कि जो मन माया कर दिया। इंटरपर्सनल रिलेशन होते हैं, मतलब उसमें पर्सनल रिलेशन नहीं होते, बस जब तक रिश्ता है, जब तक ट्रीटमेंट हो रहा है। इथिकल होता है जो रिलेशनशिप है, और कॉन्फिडेंशियल होती है, क्योंकि जो साइकोथेरेपिस्ट है वो क्लाइंट या पेशेंट की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जान जाता है जो कि समाज में किसी को नहीं पता होती, और वो चाहता भी नहीं है कि समाज में उसे जज किया जाए फिर। तो इसीलिए ये कॉन्फिडेंशियल रिलेशन होता है। गोल्स क्या है साइकोथेरेपी के? इमोशनल वेलबींग, इमोशनल लेवल ठीक होना चाहिए। कॉपिंग विद ट्रॉमा एंड स्ट्रेस, स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए की जाती है साइकोथेरेपी। इन्हांस्ड सेल्फ स्टीम एंड कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, सेल्फ स्टीम को इन्हांस्ड करने के लिए साइकोथेरेपी की जाती है। प्रमोटिंग पर्सनल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करने के लिए की जाती है साइकोथेरेपी। थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाइंट एंड द थेरेपिस्ट, जिसमें ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच में ट्रस्ट होना चाहिए, जब भी होगी। कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, इम्पैथी होनी चाहिए। इम्पैथी मतलब कि जो थेरेपिस्ट है वो चीज़ों को समझ सके, उसकी फीलिंग को समझ सके। क्लाइंट या पेशेंट की बाउंड्रीज होनी चाहिए रिलेशन में। एंड नॉन जजमेंटल अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल चीज़ें ही उससे पता लगेंगे थेरेपिस्ट को, तो उसमें ये सारी चीज़ें, उस रिश्ते में ये सब चीज़ें रखनी ज़रूरी हैं, नहीं तो ट्रीटमेंट नहीं होगा। पहला कंपोनेंट इस जो रिलेशन है इसका है कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर का है, मतलब एक टाइम के लिए रिलेशन है। सेकंड कंपोनेंट है लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ द थेरेपी है। कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर मतलब कि दोनों ने मिलकर ये कहा है कि ये मैं इसमें तंग हो रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, और थेरेपिस्ट उस चीज़ का ट्रीटमेंट करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। ये इस तरह का हो गया ये। और हमेशा के लिए रिलेशन नहीं होता जब तक इलाज चल रहा है, जब तक है, जैसे डॉक्टर पेशेंट उसी तरह ये भी है। इलाज ख़त्म तो ये चीज़ें ख़त्म। मतलब रिलेशनशिप ऐसा कुछ नहीं होता कि जैसे कि हस्बैंड वाइफ टाइप का रिलेशनशिप, मतलब क्लाइंट या पेशेंट जो है वो जब तक थेरेपिस्ट से मिलता रहेगा जब तक वो ट्रीट ना हो जाए। और डेफिनेटली थेरेपिस्ट को बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता होंगी जो कि बहुत कॉन्फिडेंशियल हैं। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू हीलिंग इन साइकोथेरेपी, कौन से फैक्टर्स हैं जो हेल्प करते हैं साइकोथेरेपी को हेल्प करते हैं? थेरेप्यूटिक अलायंस कैसा है? अच्छा है तो जल्दी ट्रीटमेंट होगा। सेफ एंड सपोर्टिव इन्वायरमेंट होना चाहिए तो डेफिनेटली हीलिंग जल्दी होगी। थेरेपिस्ट कॉम्पिटेंस होना चाहिए, उसमें इतनी समझ होनी चाहिए, उसे नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए, वेल ट्रेंड होना चाहिए। और जो क्लाइंट या पेशेंट है वो रेडी होना चाहिए इलाज कराने के लिए, सोशल सपोर्ट होना चाहिए, तो डेफिनेटली हीलिंग जल्दी होगी। इथिक्स इन साइकोथेरेपी, इन्फॉर्म्ड कंसेंट नीड टू बी टेकन, मतलब क्लाइंट का कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द क्लाइंट शुड बी मेंटेन्ड, क्योंकि जो भी चीज़ें पता लगेंगी वो कॉन्फिडेंशियल रखनी ही है। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड स्किल आर एसेंशियल्स, मतलब उसमें नॉलेज होनी चाहिए जो थेरेपिस्ट है। थेरेपिस्ट ऑलवेज एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट, उसे क्लाइंट को ध्यान में रख के काम करना थेरेपिस्ट को। थेरेपिस्ट अवॉइड बायस ऑन द रेस, जेंडर एंड रिलीजन, मतलब थेरेपिस्ट किसी पेस पर उसे ऐसा नहीं करेगा, बायस नहीं होगा कि ये जाति का है या सफ़ेद है, काला है, क्या धर्म है, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती पेशेंट और
डॉक्टर के बीच, ऐसे ही थेरापिस्ट और क्लाइंट के बीच ये सब चीज़ें मैटर नहीं करनी चाहिए। इंटीग्रिटी ऑफ द प्रैक्टिशनर क्लाइंट रिलेशनशिप इज़ इम्पोर्टेंट। देखो एक रिश्ता तो है बट इसमें प्योरिटी होनी लाजमी है, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, रेस्पेक्ट फॉर द ह्यूमन राइट एंड डिग्निटी, तो ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द साइकोथेरेपी, कौन से पैरामीटर की हम कौन सी साइकोथेरेपी चूज करेंगे। व्हाट इज़ द काज एंड विच लेड टू प्रॉब्लम, मतलब क्या हुई वजह है जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। जैसे इंटरसाइकिक कन्फ्लिक्ट है तो साइकोडायनामिक थेरेपी यूज़ करेंगे। लर्निंग बिहेवियर गलत है, मतलब हमने लर्निंग गलत की है, मतलब बिहेवियर गलत, जैसे स्मोकिंग कर रहे हैं तो बिहेवियर थेरेपी यूज़ करेंगे। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी जब यूज़ करेंगे जब क्वेश्चन अबाउट द मीनिंग ऑफ वंस लाइफ एंड एग्जिस्टेंस ढूंढना है या ढूंढ रहा है तो ये थेरेपी यूज होगी, एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। हाउ डिड द कॉज कम इनटू एग्जिस्टेंस, क्या वजह हुई। अनफुलफिल्ड डिजायर हैं जो बचपन की, उसकी वजह से दिक्कत, मेंटल कन्फ्यूजन उसे हो गया तो साइकोडायनामिक थेरेपी यूज होगी। जो बिहेवियर है, फॉल्टी बिहेवियर है, वो फॉल्टी थिंकिंग की वजह से आया, फॉल्टी थिंकिंग एंड बिलीफ की वजह से आया तो बिहेवियर थेरेपी यूज होगी। फीलिंग ऑफ लोनलीनेस है या एलिनेशन है तो वो मीनिंग ढूंढ रहा है लाइफ का, क्योंकि मतलब कोई ना कोई तो जड़ है ना, जड़ की वजह से ही पेड़ आगे बढ़ा है, तो पेड़ हमें दिख रहा है, जड़ भी ढूंढो क्या है, तो जड़ ये है कि बचपन में कुछ गड़बड़ हुई है या थिंकिंग पैटर्न ही गड़बड़ है या उसे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोनलीनेस की फीलिंग आ रही है। व्हाट इज़ द चीफ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। जो साइकोडायनामिक थेरेपी है उसमें फ्री एसोसिएशन से इलाज करते हैं, मतलब उसे बोलने का भरपूर मौका देते हैं और ड्रीम का इंटरप्रिटेशन करते हैं। बिहेवियर थेरेपी में अल्टरनेटिव बिहेवियर लेके आते हैं कि इस जो तुम गलत आदत, जैसे स्मोकिंग की जगह कुछ और लेके आएंगे, फिर तो आदतें छुटाएंगे। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में बाय प्रोवाइडिंग पॉजिटिव एंड एक्सेप्टिंग एंड नॉन जजमेंटल अप्रोच इसमें काम करते हैं। भाई लाइफ का मीनिंग ढूंढ रहा है तो उसे एक ऐसा एटमॉस्फेयर दो जिससे लगे कि इसे कोई जज नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्हें जनरली लोग पागल ही मानते। फिर नेचर ऑफ रिलेशनशिप, साइकोडायनामिक थेरेपी में थेरेपिस्ट अंडरस्टैंड द क्लाइंट इंटरसाइकिक कन्फ्लिक्ट, भैया वो इंटरसाइकिक कन्फ्लिक्ट समझ में आना चाहिए। बिहेवियर थेरेपी में थेरेपिस्ट इज एबल टू डिसर्न, बिहेवियर थेरेपी में जो थेरेपिस्ट है वो समझ गया है कि बिहेवियर कहाँ गड़बड़ हुई है, थॉट पैटर्न कहाँ पर गड़बड़ है। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में थेरेपिस्ट प्रोवाइड ए वार्म एम्पैथेटिक रिलेशनशिप। नेक्स्ट है व्हाट इज द चीफ बेनिफिट टू द क्लाइंट, फ़ायदा क्या होगा सिर्फ क्लाइंट या पेशेंट को। साइकोडायनामिक थेरेपी में इमोशनल इंसाइट होगी, जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है वो कम होगी, स्ट्रेस कम होगा। बिहेवियर थेरेपी का जो रिजल्ट होगा, जो फॉल्ट बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा। और एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में जो खुद का ही लाइफ का मीनिंग ढूंढने पर लगा हुआ है उसमें डेफिनेटली ग्रोथ होगी, पर्सनल ग्रोथ। ड्यूरेशन कितना होगा इसका, सबसे ज़्यादा टाइम लगता है साइकोडायनामिक थेरेपी में, 10 से 15 सेशन उसमें लगते हैं, और दूसरी थेरेपीज में इससे कम ही टाइम लगता है। अब कौन कौन सी थेरेपीज हैं, जैसे कि साइकोडायनामिक थेरेपी है, ये फोकस करती है ऑन एक्सप्लोरिंग अनकॉन्शियस थॉट एंड इमोशंस, जो पहले से ही जो थॉट है, इमोशंस अनकॉन्शियसली हमारे दिमाग में बैठे हुए हैं, या पास्ट कैसे एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से मेंटल कन्फ्लिक्ट हो रहा है, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो वहाँ साइकोडायनामिक थेरेपी यूज हो रही है। मेथड क्या है ट्रीटमेंट की, या पता करने के लिए, कन्फ्लिक्ट को पता करने के लिए फ्री एसोसिएशन, मतलब उसे जो थेरेपिस्ट है वो क्लाइंट को बोलने का मौका देता है, उससे बहुत सारी चीज़ें उगलवाता है। नेक्स्ट है ड्रीम इंटरप्रिटेशन, मतलब जो ड्रीम है उन्हें इंटरप्रेट करता है, उनका मतलब निकालता है, क्योंकि ड्रीम में जो आ रहा है वो उसके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं दबा हुआ है चीज़ें। ट्रीटमेंट होगा बाय ट्रांसफरेंस एंड रेजिस्टेंस। ट्रांसफरेंस मतलब जो चीज़ें दबी हुई हैं, मान लो किसी के लिए गुस्सा दबा हुआ है तो जो थेरेपिस्ट है वो उस पर्सन को रिप्लेस करता है, तो वो सारा गुस्सा उसके ऊपर निकलता है, तो ये ट्रांसफरेंस है। जिसमें रेजिस्टेंस करने की कोशिश की जाती है, सबकॉन्शियसली वो अवॉइड कर, जो पेशेंट है या क्लाइंट है वो उसे अवॉइड करने की कोशिश करता है, बट थेरेपिस्ट उससे ओवरकम कर लेता है। फिर इंटरप्रिटेशन होता है कि जो ट्रांसफरेंस हुआ है, जो सारी चीज़ें उसने बोल दी हैं, फ्री एसोसिएशन हो चुका है, बोल चुका है, तो जब थेरेपिस्ट उस सब चीज़ों को समझ चुका है कि भाई इसके दिमाग में क्या क्या चीज़ें दबी हुई थी, कौन से इमोशंस दबा कर रखे हुए थे, तो उन्हें कन्फ्रंट करता है, वो क्लैरिफाई करता है उन इमोशंस को। फिर जो समझ में आ जाता है क्लाइंट को कि क्या कहाँ कहाँ गड़बड़ थी, और उन्हें वो ठीक कर लेता है। बिहेवियर थेरेपी फोकस करता है ऑन आइडेंटिफाइंग एंड चेंजिंग एन हेल्दी और मॉडल एडेप्टिव बिहेवियर, मतलब ऐसा बिहेवियर जो डेफिनेटली ठीक नहीं है
उसे ठीक करने के लिए काम करती है बिहेवियर थेरेपी। जैसे कि स्मोकिंग है, माल फंक्शनिंग बिहेवियर है, ये हुआ क्यों है, स्टार्ट कब हुआ, जब एग्ज़ाम का प्रेशर आया तब स्टार्ट हुआ। मेंटेनिंग फैक्टर क्या है, एंजाइटी से रिलीफ मिल जाता है, तो ये एक बिहेवियर होगा जो कि ठीक नहीं है, इसे करेक्ट करने के लिए बिहेवियर थेरेपी यूज होती है। कई टेक्निक है इसमें, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, जैसे कि इसमें ग्रेजुअली क्लाइंट को उसी चीज़ से, जिस चीज़ वजह से एंजाइटी हो रही है, बार बार उसी को सामने ले आओ, मतलब उससे ओवरकम करना सिखा दो। अवर्जन थेरेपी, एसोसिएटिंग अनवांटेड बिहेवियर विद अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, मतलब कुछ अगर गलत वो कर रहा है तो 2 थप्पड़ लगा दो, मतलब कुछ ऐसा एक्सपीरियंस उसके साथ जोड़ दो जो वो दोबारा ना करे। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, कुछ अच्छा दे दो, अगर कुछ अच्छा कर रहा है तो अच्छा दे दो। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, कुछ गलत कर रहा है तो कुछ अच्छा छीन लो। मॉडलिंग, मतलब एक उसे एक मॉडल टाइप को दे दो कि तुम्हें इसकी तरह बिहेवियर करना है या इसकी तरह रहना है, कोई ऐसा मॉडल बनाओ उसके सामने। टोकन इकोनॉमी, मतलब कुछ अच्छा करे तो उसे रिवॉर्ड दिया जाए कि वो बाद में उसे यूज़ कर सके। तो ये सारे मेथड इसमें बिहेवियर थेरेपी में यूज होते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। ये जो इस थेरेपी है, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस अराइज फ्रॉम द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, अकेला है इंसान तो वो स्ट्रेस में आ जाता है, एंड इनएबिलिटी टू फाइंड मीनिंग एंड जेन्युइन फुलफिलमेंट इन लाइफ, मतलब अच्छे से वो लाइफ नहीं जी पाता। फिर लोगोथेरेपी फोकस करती है कि भाई जो रोज़मर्रा की जो छोटी मोटी दिक्कतें उनसे ध्यान हटाओ और बड़ी चीज़ पे लगाओ कि लाइफ का मीनिंग क्या है, तो अच्छे से लाइफ जी लोगे। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी फोकस करती है कि भाई छोटा मोटा एंजाइटी होना जरूरी है ग्रोथ के लिए। गैसाल्ट थेरेपी कहती है प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करो, पास्ट और फ्यूचर को छोड़ो। प्रेजेंट में फोकस करोगे तो अच्छे से जी लोगे। पर्सन सेंटर्ड थेरेपी कहती है कि इंसान में इतनी ताकत है कि वो अच्छे से अपनी लाइफ को चला सके, जी सके, बशर्ते उसे अच्छी कंडीशन मिलनी चाहिए। कंडीशन ख़राब होती है, आसपास का माहौल गड़बड़ करता है और फिर वो इंसान नहीं जीत पाता। तो ये है ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी के तरीके काम करने के। नेक्स्ट है कोग्निटिव थेरेपी। कोग्निटिव थेरेपी फोकस करती है ऑन आइडेंटिफाइंग एंड चेंजिंग निगेटिव थॉट। कौन से निगेटिव थॉट है उन्हें आइडेंटिफाई करना और चेंज करने पर ये फोकस करती है। ये अल्बर्ट एलिस ने दी थी रेप्ट रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। ये फोकस करती है ऑन आइडेंटिफाइंग एंड चेंजिंग इरेशनल बिलीफ, ऐसे बिलीफ जो कि सही नहीं है, मतलब दुनिया हमारे लिए सही करे, भाई ये कैसे सही है, इसे चेंज, इसकी वजह से तुम परेशान हो कि दुनिया मेरे साथ सही करे, अरे ये तो हो ही नहीं सकता है ना, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। तो ऐसे बिलीफ जो है इन्हें चेंज करने का काम करती है ये थेरेपी। तो ये सब चीज़ चेंज रहेगा, अपना आप ठीक हो जाओगे। एरन बैक की कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इसने कहा था 3 ट्राइपॉड उसने बताया कि उस नेगेटिव व्यू रखो खुद के बारे में, अगर नेगेटिव व्यू है दुनिया के बारे में, नेगेटिव व्यू है फ्यूचर के बारे में, तो भैया इन सबको ट्रीट करना पड़ेगा, इन्हें आइडेंटिफाई करना और ट्रीट करना पड़ेगा। बायोमेडिकल थेरेपी होती है जिसमें मेडिसिन दी जाती है। यहाँ पर साइकोथेरेपिस्ट का रोल नहीं है, यहाँ पर साइकेट्रिस्ट का रोल है क्योंकि ये मेडिसिन पढ़ते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। ये इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं जब पेशेंट का इलाज किसी भी तरीके से ना हो रहा हो और पेशेंट इस हालत में ना हो कि किसी तरीके से उसका इलाज किया जा सके, तो ये यूज किया जाता है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, और ये भी एक वेल ट्रेंड साइकेट्रिस्ट परफॉर्म करता है।